गुड आफ्टरनून। डिस्कशन कर लेते हैं, पहले शीट फिनिश कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन 1 to 6 एनी डाउट? क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 6 एनी डाउट? वेरी इजी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन तो यार सब बच्चों टाइप प्रॉब्लम है। तुमको देखना चाहिए था ना कि x टेंडिंग 1 प्लस एंड x टेंडिंग 1 माइनस पर अलग अलग बिहेवियर है। x टेंडिंग 1 माइनस ओरली बता देता हूं। x टेंडिंग 1 माइनस का मतलब है e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, तो आई थिंक -2/2, तो ये -1 आ गई लिमिट। और x टेंडिंग 1 प्लस पर e की पावर x 1/x-1 इन्फिनिटी आ गया, तो डिवाइड कर दो, तो 1 - 2/e की पावर 1/1 + 2/, तो वो 1 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन इज डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम ए बुक, है ना। आईआईटी ने इस सवाल में कुछ भी बदलाव नहीं किया, सेम क्वेश्चन लिया, बस ऑप्शंस खुद के बना दिए। तो चलो an और bn को लेते हैं। तो an और bn के लिए तुमको अगर रिलेशन चाहिए तो तुमको लगता नहीं कि किस पॉइंट पर डिस्कस करना चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग 2n पर डिस्कस करते हैं। दिमाग लगाओ। x = 2n, तो x = 2n पर मैं कंटिन्यूटी का डिस्कशन कर रहा हूं। तो LHL फॉलो कर रहे हो, bn प्लस कॉस पाई एक्स, bn प्लस कॉस पाई एक्स, तो फॉलो कर रहे हो 2n पाई। इवन पाई पर कॉस की वैल्यू 1 होती है। कुछ समझना पड़ेगा ये क्या किया मैंने। दिस इज LHL एट 2n। नाउ RHL एट 2n, तो वो an प्लस साइन पाई एक्स डेफिनेशन, an प्लस साइन पाई एक्स, मानते हो साइन पाई एक्स 0 आ गया, 2n पाई। तो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट 2n, तो इससे तुम्हारा एक ऑप्शन हो गया an माइनस bn, है ना। अब जिसको अकल है थोड़ी भी, वो कहेगा कि सर an-1 और bn-1 के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी रिजल्ट में n को n-1 कर दीजिए। तो मानते हो an-1 माइनस bn-1 दैट ऑल्सो इज 1, तो ऑप्शन ए रॉन्ग और ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, अब फिर बुद्धि लगाते हैं कि चलो an एंड bn+1 को रिलेट करते हैं। तो तुमको दिख रहा है कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो bn तो मुझे दिख रहा है। अब अगर तुम्हारे में थोड़ा भी दिमाग है तो मैं किसको रिलेट करने जा रहा हूं? मैं an और bn+1, है ना, an और bn+1। टू एन टू 2n+1, बहुत मतलब सोच समझ के क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो an तो चलो दिख गया मुझे, bn+1 यहां दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम अकल नहीं लगा सकते कि सर ये जो डेफिनेशन fx की लिखी हुई है जहां bn लिखा हुआ है उधर आप n को n+1 कर दीजिए, bn+1 प्लस कॉस पाई एक्स। तो मैंने n को n+1 किया है, तो मानते हो इंटरवल क्या हो जाएगा, x 2n+1 to 2n+2। समझो ये क्या कर दिया मैंने n को सिंपली n+1 कर दिया। ठीक, तो क्या अब आइडिया आ रहा है हाउ टू गेट रिलेशन बिटवीन an एंड bn+1? तो तुम क्या नजर आया कि सर इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी इक्वेट कर दीजिए, डिस्कस कंटिन्यूटी एट 2n+1 to make function continuous। 2n+1 क्लोज था यहां पर, तो नाउ आई एम डूइंग कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस एट 2n+1। तो अब तो दिख रहा है कि सर 2n+1 पर फंक्शन कंटिन्यूस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज an, ये तो 0 हो गया, साइन ऑड पाई सब जानते हो, और राइट हैंड लिमिट bn+1
मेरे ख्याल से cos ऑफ ऑड पाई -1 होता है, सही। तो मेरे ख्याल से ये रिलेशन आ गया, और अगर ये रिलेशन आ गया तो अब जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा सर इसी आंसर में n की जगह n-1 डाल दीजिए, तो n को n-1 रख देंगे तो an-1 और bn में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, सही है। डिस्कशन ओवर, क्विकली जल्दी खत्म करो। फाइव भी पूछ रहा हूं, 5 तो अच्छा क्वेश्चन है ना। यही कर लेते, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। 5 उसी आइडिया पर है जिस पर जो तुम लोग के दिमाग में जा नहीं रहा है ना, कॉल्ड IVT। तो उस पर भी बहुत अच्छे लेवल पे चला गया IIT, मतलब ऑप्शंस बहुत सोच के बनाए। तो इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व किया मैंने कि यार FC इक्वल टू GC पर वर्क करते हैं, है ना। अब तुमको पता है कि मैं तो FC बराबर GC, तो मुझे मुझे तो 0 प्रूव करना अच्छा लगता है। एग्री करते हो कि आई प्रेफर टू प्रूव इक्वल टू 0। मैंने IVT के क्वेश्चंस में बहुत बार किया है। तो व्हाट आई डिड इज आई कंसीडर फंक्शन लाइक दिस, है ना। तो ये सोचना कि लेट्स ट्राई फॉर FC इक्वल टू GC, बस यही इस प्रॉब्लम का टर्निंग पॉइंट है और कुछ भी नहीं। कि जिसको ये क्लिक किया उससे सवाल बन गया, है ना, इतने एक्सप्रेशंस को देख करके कि यार ये एक ऑप्शन F²G² लिखा है, एक ऑप्शन F²G², 3FC 3GC, है ना। तो आई एम ट्राइंग फॉर FC इक्वल टू GC। अब मेरे ख्याल से तुम तो समझते हो कि सर दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, इन इंटरवल 0 to 1। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, F एंड G बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज 0 to 1, ठीक। अब तुमने ये भी नोटिस किया है ना कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बराबर है। क्लोज्ड इंटरवल में जो F की हाईएस्ट वैल्यू है वो G की हाईएस्ट वैल्यू के बराबर है, ऐसा दिया गया है। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया, मैंने कह दिया कि मान लो जो F है ना उसकी मैक्स वैल्यू मुझे नहीं पता कहां आई, लेट एट x1 इज अटेन्ड एट x1, ऐसा मैंने मान लिया। इसी तरह से मैंने अज्यूम किया कि G की मैक्स वैल्यू कहीं तो है ना, G की मैक्स वैल्यू सपोज एट x2। ये बात क्लियर, और तुम इस बात को भी फॉलो करके चलोगे कि सर ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो व्हाट आई डिड इज, और x1 x2 आर व्हाट, दे आर द पार्ट ऑफ इंटरवल, दे बिलोंग टू इंटरवल 0 to 1। दिस इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, ठीक, कि फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो मैंने सिंपली क्या किया, आई सेड कि चलो h की वैल्यू x1 पर निकालते हैं, h एट x1 fx1 माइनस gx1। अब मुझे बताओ ये जो fx1 है, एग्री करते हो, ये f की हाईएस्ट वैल्यू है, तो जो gx1 है क्या वो fx1 को एक्सीड कर सकता है? इज इट पॉसिबल कि gx1 एक्सीड fx1? संभव ही नहीं है, क्योंकि g की जो हाईएस्ट वैल्यू है ना वो भी fx1 के बराबर है ना। तो क्या हो सकता है कि ये जो gx1 है, gx1 या तो fx1 से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है कि सर ये दोनों की मैक्स वैल्यू x1 पर आई है, हो सकता है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि दिस इज गोइंग टू बी आइदर ग्रेटर और इक्वल, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। नाउ आई टॉक्ड एट x2 fx2 माइनस gx2। तो अब तो तुम्हारा दिमाग खुल गया ना कि सर अब तो समझ में आ गई बात। ये g की लार्जेस्ट वैल्यू है विच इज सेम एज f की लार्जेस्ट वैल्यू, तो मानते हो fx2 कैन नॉट एक्सीड gx2। तो अब की बार ये क्वांटिटी आइदर लेस और इक्वल, सही।
तो क्या नजर आया कि सर अगर इन दो में कोई भी एक जीरो हुआ तो भाई hx1 जीरो आ गया। इफ यू से दिस इज जीरो, इफ यू से दिस इज जीरो, तो वहीं पर आपको इक्वल टू जीरो मिल गया। लेकिन अगर ये दोनों ही जीरो नहीं है तो एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो मानते हो बाई IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कभी ना कभी जीरो होगा। तो आई कैन श्योरली से कि FC माइनस GC इज गोइंग टू बी जीरो समवेयर इन इंटरवल 0 to 1। कभी तो होगा, समझ गए। अब इसी को लेके ऑप्शन बने हुए हैं, तो कोई C है जहां FC बराबर GC है, तो इसी को जबरदस्ती करके क्या किया, F स्क्वायर बराबर G स्क्वायर। बताओ अगर एट सम C FC इज इक्वल टू GC, तो क्या उस C पर F स्क्वायर बराबर G स्क्वायर नहीं होगा। अब इसी ऑप्शन को लेके क्या किया, उसने कहा कि किसी C पर F स्क्वायर बराबर G स्क्वायर है, फिर कहा कि एट C 3FC बराबर 3GC भी होगा। समझ गए ना। अरे ये हाउ डिड यू कंसीडर HX, से तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है ना। IVT के सारे क्वेश्चंस देखो, कितने क्वेश्चंस कराए थे मैंने, राइट। टेस्ट पेपर, सही है ना। IVT में कितना साफ बताया है कि मुझे जीरो प्रूफ करना अच्छा लगता है, आसान लगता है। फंक्शन मानो एक पॉइंट पर नेगेटिव, एक पॉइंट पर पॉजिटिव, तो समवेयर जीरो होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ IVT फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ओनली कंटिन्यूअस। अरे एक्सरसाइज 5 में अब क्या बचता है यार, कितना, तुम तो सारी पूछ लेते हो यार। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑप्शन चेक नहीं है, बोलो ऑप्शन चेक कि सर ये खाली 0 और 1 को ही तो चेक करना है, बताओ। तो क्या 0 और 1 पर चेक नहीं कर लोगे। नहीं 4 तो हो भी गया, 4 कहां से पूछ रहे हो। थ्री भी हो चुका है, कुछ भी कभी भी आते हुआ। 3 कहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं मैंने गलती से बता दिया था, ये देखो ये बता दिया था 3। दिस वॉज 3 क्वेश्चन, राइट। दिस इज 4th क्वेश्चन, दिस इज 5 क्वेश्चन, सारे पूछ ले तुमने। 1 को कर लोगे ना, है ना। 1 को तुम x0 एंड x1 पर चेक कर लोगे, ठीक है। चलो अब तुमको क्वेश्चन नंबर 1 का इंपॉर्टेंस बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 1 कितना अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शंस की वजह से बेकार हो गया। अगर ये ऑप्शंस नहीं होते तो ये क्वेश्चन वाकई काम का था। एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए था, फाइंड ऑल पॉइंट्स, ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये होना चाहिए था, है ना। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को पूछूंगा तो मैं पूछूंगा फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन सर्टेन इंटरवल, और एक इंटरवल दे दूंगा -2 से लेकर 3 तक, और कहूंगा कि डिस्कस करो कि एट व्हाट पॉइंट्स योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। समझ गए, फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अरे यहां तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो निकालने पड़ेंगे। तो जिसको बुद्धि है ना वो क्या बोलेगा, कहेगा सर ये जो ग्रेटेस्ट एक्स का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें से कोई एक भी अगर डिसकंटिन्यूअस है तो गारंटी, अगर एग्जैक्टली वन डिसकंटिन्यूअस, देन डिसकंटिन्यूअस थ्योरम पढ़ी ना तुमने कंटिन्यूटी की, ठीक है। और अगर बोथ डिसकंटिन्यूअस तो चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं, और अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है। तो मेरे हिसाब से तुमको पता तकलीफ कब होगी, जब एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा, मतलब x इज ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ होल नंबर, n इज होल नंबर। मुझे लगता है एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स,
एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स गारंटी योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जल्दी से सोचो, मेरे ख्याल से इसी ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं इसमें मानते हो इंटीजर भी कवर हो जाएंगे कि सर √4 is 2, √1 is 1। तो मेरे ख्याल से जो फर्स्ट फंक्शन है, मैंने तो थ्योरम से लिया है, हाउ डिड यू, बस पूछने के लिए पूछे हो क्या? हाँ हाँ, और जिसने इस आइडिया से किया है दैट इज वेरी गुड कि सर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, हमको निकालना आता है। ठीक है, तो जो लोग इस आइडिया से कर रहे हैं बेसिकली उनको सवाल सॉल्व करना आता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई कि इसके अलावा किसी और एक्स पर तो मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा, वहां पर श्योर कंटिन्यूटी है। ठीक, अब मुझे बताओ नंबर्स ऑफ दिस नेचर विच आर नॉट इंटीजर्स, नॉट इंटीजर। सोचो सोचो मैं क्या कह रहा हूं। x इक्वल टू दिस बट इट इज नॉट इंटीजर, पर मानते हो श्योर डिसकंटिन्यूटी होगी, 100% डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि जिसको अकल है वो कहेगा सर आपका GIF(x²) तो डिसकंटिन्यूस हो गया, लेकिन आपका जो GIF(x) है वो कंटिन्यूस है क्योंकि x इज नॉट एन इंटीजर। और पता है ना तुमको GIF(x) की कंटिन्यूटी कब डिस्टर्ब होती है? जब x इंटीजर होता है। अरे यार क्या लिख रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी बोल रहे हो, मत बोलो यार, बोलना जरूरी थोड़ी तुम्हारा, ठीक है ना, जबरदस्ती मत बोला करो। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आई बात। जो बोल रहा हूं उसी बात को क्यों रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि नंबर इस होल नंबर इस फॉर्म का है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। ठीक, तो उस पर तुम समझ गए कि GIF(x) इज कंटिन्यूअस, मतलब GIF(x) का स्क्वायर कंटिन्यूअस है लेकिन GIF(x²) डिसकंटिन्यूअस है। तो 1 कंटिन्यूअस एंड 1 डिसकंटिन्यूअस, पर मानते हो डिसकंटिन्यूटी होती है। तो चलो ये पॉइंट्स तो श्योर आंसर हो गए कि सर यहां डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, तो अब कहां पर डाउट बचा? मानते हो सिर्फ इंटीजर्स पे डाउट बचा, इस फॉर्म के नंबर जो कि इंटीजर हैं। तो बेसिकली सीधा सीधा बोलूं कि सर मुझे सिर्फ इंटीजर का डाउट है, तो नाउ डिस्कस एट ए, जहां ए इंटीजर है, इस पर चेक करो। अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा इंटेलिजेंटली तुमको केस से सोचना पड़ेगा कि सर मैं डायरेक्टली इंटीजर डील नहीं कर पा रहा, मुझे नेगेटिव इंटीजर, मुझे पॉजिटिव इंटीजर लेके करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार तुमको x² का नेचर देखना, जब तुम LHL लिखने जाओगे ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, मैं GIF(x) की बात नहीं कर रहा, GIF(x) तो फिक्स हो गया कि लेफ्ट नेबरहुड चाहे इंटीजर कैसा भी हो, लेफ्ट नेबरहुड a-1 आएगी। सोचो का स्क्वायर माइनस, मुझे इस क्वांटिटी की तकलीफ है कि सर ये तकलीफ कर रहा है। क्या तुमको लगता नहीं x नेगेटिव पर ये फंक्शन घटता है और x पॉजिटिव पर ये फंक्शन बढ़ता है? तो तुमको LHL लिखने में जोर आ रहा होगा कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या लिखूं। RHL तो a इंटीजर, तो मेरे ख्याल से RHL तो a हो गया, a का स्क्वायर माइनस, तो मेरे ख्याल से आप फील कर पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं कि तुमको केस बनाने पड़ेंगे कि इफ a इज नेगेटिव। अब a नेगेटिव, थोड़ा ओरल सोचो ना कि x² घट रहा है ना, तो a पर a² वैल्यू आई, तो लेफ्ट नेबरहुड में कितनी आई? लेफ्ट नेबरहुड में मानते हो लेफ्ट नेबरहुड में a² से बड़ी आई। अरे यार सोचो, ये है a, ये a है, तो लेफ्ट नेबरहुड में a² से बड़ा हुआ कि नहीं? और अगर नंबर a² से बड़ा है तो उसका GIF कितना बनेगा? a² बनेगा। सही है। राइट नेबरहुड में क्या हुआ? सर ये a² से नीचे चला गया, a² खुद इंटीजर है, ध्यान रखना। तो अगर ये a² से नीचे चला गया तो व्हाट इज GIF? GIF कितना हुआ? अब GIF a²-1 हो गया। सही बोल रहा हूं? दिस इज योर LHL, दिस इज योर RHL, तो लिख लो इसको -2a + 1, 1 - 2a, सही है ना, एंड दिस इज 1।
गॉट इट। अब अगर तुम चाहते हो कि फंक्शन कंटिन्यूस बने तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो आई मेक 1 माइनस टू ए इज 1, तो यहां से तो ए 0 आ गया। लेकिन डिस्कशन कहां था सर? डिस्कशन तो नेगेटिव पर था। तो क्या समझ में आया इससे? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये बात समझ आई? फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स योर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक भाई, क्या पता आप जेई जो है नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन एक्स क्यूब जीआईएफ माइनस जीआईएफ ऑफ एक्स का क्यूब पर क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता, है ना? तो तुम सोच के बताओगे कि सर वो एक्स क्यूब जो आप सवाल बोल रहे हो, क्या उसमें केसेस बनाने की जरूरत पड़ेगी? एक्स क्यूब में जैसे एक्स स्क्वायर में केस बनाना पड़ रहा है, क्या एक्स क्यूब में केस बनाने की जरूरत पड़ेगी? बताओ, कोई बताएगा? अगर ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट एक्स होल क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्यूब आता, नहीं पड़ेगी, है ना? बिल्कुल तुम समझदार हो, क्योंकि सर एक्स क्यूब थ्रू आउट फंक्शन बढ़ता है। तो चाहे आप नेगेटिव देखो चाहे आप पॉजिटिव देखो, फंक्शन बढ़ रहा है तो एलएचएल आरएचएल में कंफ्यूजन नहीं होगा। जबकि यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, नेगेटिव में फंक्शन घट रहा है, पॉजिटिव में फंक्शन बढ़ रहा है। तो ये सब नोट मत बनाना, ठीक है? कि ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि जो लोग टाइप बनाएंगे उनको पता है कि सर उनसे कुछ होना है नहीं। ऐसे कितने टाइप बनाएंगे, कहीं कोई नई चीज आ गई तो ये तो सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके टीचर ने ये रटवा के नहीं भेजा इनको। ठीक, फिर वहां पर वो कहेंगे कि यार हमारे टीचर अच्छे नहीं थे, उन्होंने ये वाला सवाल तो करवाया, रटवाया ही नहीं। ओके, एलएचएल एलएचएल आई थिंक जीआईएफ एक्स में तो तकलीफ है ही नहीं। जीआईएफ एक्स तो परमानेंट ए माइनस वन, कि सर ए का लेफ्ट नेबरहुड जीआईएफ ए माइनस वन स्क्वायर माइनस, सही। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। मानते हो अब की बार एक्स स्क्वायर बढ़ रहा है, तो एलएचएल में कितनी वैल्यू आई? तो सोच पा रहे हो कि सर एलएचएल में ए स्क्वायर माइनस वन वैल्यू आई। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? एंड आरएचएल ये तो अगेन ए हो गया। आरएचएल में दिस टाइम इट इज ए स्क्वायर, तो दिस इज 0, दिस इज माइनस 2a प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 माइनस 2a। मेरी कैलकुलेशन ठीक है? तो टू मेक फंक्शन कंटिन्यूअस लिमिट को इक्वल होना पड़ेगा। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए 2 माइनस 2a इज 0, आई गेट a1। ठीक, और अब a1 पर तुम फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लो कि सर आपकी लिमिट तो 0 आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1? तो मेरे ख्याल से वो 0 ही आ रहा है, f1 0 आ रहा है। तो मानते हो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉजिटिव इंटीजर, अकेला पॉजिटिव इंटीजर है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, सही? बोलो हाँ। ठीक, अरे क्या पता कोई मुझ जैसा क्वेश्चन क्रिएट कर दे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो देख पा रहे हो ना कि सर अकेला इंटीजर आया है। अब वो 0 एक बच गया, ध्यान रखना, 0 को तुम खुद कर लोगे। 0 पे मेरी मदद तो नहीं चाहिए ना कि सर 0 को हम कर लेंगे। देखो आपने ए पॉजिटिव डिस्कस कर दिया, ए नेगेटिव डिस्कस कर दिया, ए 0 हमारे लिए छोड़ दीजिए, ठीक है? आइडिया क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? वैसे आजकल आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आने लग गए, नहीं? जहां पर थोड़ा आइडिया सोचना इज डिफिकल्ट। पहले आईआईटी बहुत लीनियंट होता था, अच्छे खासे क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू इजी बना देता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है ना? पेपर 1 को लोग कह रहे हैं ना कि वेरी इजी सर, पेपर 1 इस साल का आसान आया, पेपर 2 टफ आया। लेकिन मैंने जो नोटिस किया, मैंने कहा मैथ्स का पेपर तो पेपर 1 में भी अच्छा है, ठीक है ना?
हालांकि ये बात अलग है कि जो तुम लोगों को बताया जाता है सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वो तुमसे मेहनत करवा रहा है ना। तुम लोगों को अगर मेरी बातें याद हैं, तुमको पता है ना कि सर आप वो डिजिट वगैरह का कुछ कुछ बोलते हो, है ना। तो आइडिया वही कुछ आया है, जो तुम यहाँ क्लास में पढ़ते हो ना उसी टाइप के आइडिया पर पेपर आया है। रिमेंबर, मैं कहता हूँ ना हमेशा, शायद मैंने कभी ना कभी हो सकता तुमको कहा हो, या हो सकता है उस तरह के क्वेश्चन अभी तुमने फेस नहीं किए, तो हो सकता तुमसे ये बात ना बोली हो। लेकिन जैसे ड्रॉपर बच्चे हैं तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज मुझसे पढ़े हैं, या 11th के बच्चे हैं, तो उनमें शायद मैं इस तरह की बातें बोल चुका हूं कि अगर कभी भी डिजिट्स, नंबर की डिजिट की बात हो रही हो, है ना, यूनिट्स, इस तरह का थॉट की जरूरत पड़े तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना। तो आईआईटी में एक सवाल इस लॉजिक पर आया है, और जिसने उस लॉजिक को लगाया उससे क्वेश्चन बन गया। हालांकि ये बात अलग है कि सर लॉजिक लगाने के बाद में उसने तुमसे कैलकुलेशन भी करवाई थी, लेकिन लॉजिक लगाने से एटलीस्ट ये श्योरिटी हो जाती ना कि हाँ मैं सही ट्रैक पर जा रहा हूं, राइट। और जिसने इस कंसेप्ट को नहीं पकड़ा, हाँ बिल्कुल 7557 वाला, बिल्कुल ठीक। और तुम लोगों ने अभी लेटेस्ट में लिमिट पढ़ी है ना, लेटेस्ट में पढ़ी है ना, तो सैंडविच थ्योरम भी दिख गया मुझे, राइट। हालांकि उसमें तुम थोड़ा सा डरोगे देख के कि सर उसमें इंटीग्रल बना हुआ है, तो वो हम लोग अभी लिमिट में थोड़ा सा आगे का पोर्शन है वो, लेकिन तुम एटलीस्ट थॉट तो पकड़ लोगे कि सर ये सवाल हो ना हो सैंडविच का है। ठीक है ना। इनइक्वालिटी दी हुई थी, राइट। तो अभी तुम्हारे में से तो तुम लोग कह रहे थे सर सैंडविच थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आईआईटी में नहीं आएंगे, या ऐसा किसी ने कहा था ना। तो देखो इसी साल हम गलत प्रूव हो गए कि देखो सैंडविच का क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन हमने अच्छे से किया इसलिए हमसे बन जाएगा, राइट। तो आइडियाज सब किए हुए आते हैं। अभी जब कोनिक सेक्शन लोग मुझसे पढ़ते हैं तो उनको मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे ज्यादा सवाल कॉमन टेंजेंट के आते हैं, है ना। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस इन क्वाड्रेटिक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कॉमन टेंजेंट। तो इस साल सेम क्वेश्चन उठा के कॉमन टेंजेंट पर आ गया, ठीक है। इवन कॉम्बिनेशन तक बताता हूं कि 16 तरीकों में सवाल आता है। सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, विच टू कर्व 4 into 4 ways, 16 वेज से सवाल पुट किया जा सकता है। कभी एक साल पैराबोला एलिप्स पर आएगा, कभी एक साल सर्कल पैराबोला पर आएगा, कभी एलिप्स एलिप्स आएगा, कभी पैराबोला पैराबोला आएगा। तो कॉमन टेंजेंट को इतने तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोनिक बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो कॉमन टेंजेंट एज इट इज, है ना। प्रोबेबिलिटी का एकदम हल्का क्वेश्चन, ठीक। तो जो कोनिक सेक्शन के अच्छे खासे क्वेश्चन आए कि सर काफी क्वेश्चन कोनिक से थे, प्रोबेबिलिटी से थे, तो वो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैं लाइटली कह देता हूं कि यार ये टॉपिक अगर तुमने कमांड कर लिए, कभी शायद मैंने कॉम्बिनेशन यूं ही बना देता हूं और लोग उसको बहुत मतलब सोचते हैं कि यार सर ना कुछ ज्यादा एक्सजरेट कर रहे हैं। मैं हार्डली कुछ चैप्टर्स की लिस्ट बनाता हूं कि यार ये चैप्टर कर लिया ना तो तुम्हारा 1/3 गया, खाली गिनती के चैप्टर्स। अब उसको, और जो लोग मुझे मेरी बात को बहुत सीरियसली समझते हैं वो उस पर जुट जाते हैं कि यार ये सर ने ऐसा कहा था, है ना, और उनको फायदा भी मिल जाता है, राइट। चलो लाओ पेपर डिस्कस कर दे। हाँ स्टैटिस्टिक्स का था बिल्कुल, एक मैथ्स की कॉलम था, है ना। वो तो नया नया इंक्लूड हुआ है ना, तो उससे तो क्वेश्चन आना भी था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो क्या ना एकदम स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती लोगों को। वो तो मेंस में अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। क्वेश्चन 1 to 10 नो डाउट ना, लगभग ओरल मैंने बता दिया था ना, 1 से 10 तक, 1 से 10 डन। डिटर्मिनेंट्स कैसे पढ़ें, चिंता मत करो, 11th में डिटर्मिनेंट्स आएगा तब पढ़ लेना, तुम्हारे लिए 11th ओपन है ना, बस तब पढ़ लेना। अक्षत 8th, यार ये मैं बता चुका हूं यार। ये तो तुम्हारे तरीके से बताऊं, मतलब विदाउट सीरीज बताऊं, क्योंकि सीरीज से तो तुम ही कर लोगे, है ना, सीरीज से तो तुम ही कर लोगे। तो विदाउट सीरीज a+c न्यूमरेटर, इससे 0 होना पड़ेगा, c को माइनस से डाल दिया,
प्लस बी एक्स साइन एक्स माइनस 2x। बस अब मेरे ख्याल से मैंने x से डिवाइड किया, डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x डिवाइड बाई x। x तुम सब समझते हो कि सर अब इससे भी जीरो होना पड़ेगा। अब इसकी लिमिट निकालो, तो इसकी लिमिट ओरली कर सकते हो, cos x माइनस 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब तो बहुत फास्ट होना चाहिए यार तुमको, ये तो बेचारा जीरो ही है। बस अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये भी जीरो, ये माइनस है, ये -2। तो ये सब मैंने वहां शायद ओरली तुमको बताया था, आई रिमेम्बर। तो -2 जीरो हो गया, कुछ समझ में आया? अब आप आराम से a को -2 यूज करो, तो a को -2 यूज करने से कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? -2 cos, अच्छा a को -2 यूज किया तो c कितना हुआ? c + 2 हो गया, है ना, प्लस 2 e की पावर x प्लस b नहीं निकला ना अभी तक, bx sin x माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये तो निपट गया क्वेश्चन? कि एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स को एक्स स्क्वायर कौन कंज्यूम करता है? सर ई की पावर एक्स माइनस 1, याद आया? तो आई थिंक ई की पावर एक्स माइनस 1 2 टाइम्स, देन प्लस टू कॉस के साथ कंज्यूम हो गया, 1 माइनस कॉस प्लस बी एक्स साइन एक्स। हो गया खत्म प्रॉब्लम? सही आ गया है? तो 2 into हाफ, दिस ऑल्सो 2 into हाफ, 1 + 1 2, और ये तो b आ गया, 2 + b, गॉट इट? लिमिट बराबर 2 + b, तो इसे बराबर 0 कर देना, तो आई गॉट b। हो गया भाई? ठीक, नहीं अब मैं 10 के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पहले, ठीक है? पहले 10 के आगे के 11 to 15, नहीं आज थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, आज प्योर डिस्कशन, थ्योरी तो खत्म, ठीक है ना? 11 and 13 मैंने कहा ना पहले अभी 11 के आगे के डिस्कस होंगे, फिर भले तुम 1 to 10 के पीछे के पूछ लेना, वो भी 1 या 2, वैसे तो मैंने ओरल बताए थे उस दिन। 11th यार बहुत इजी क्वेश्चन था। फंक्शन ऑन टू है, तुमने पढ़ लिया कि सर इट इज ऑन टू। एफ के इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेनेवर के इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसमें मल्टीपल ऑफ 4 कितने आ रहे हैं? 4 8 5 है ना, अप टू 20। अरे 4 into 1 से लेकर 4 into 20 तक, ठीक। अब जब भी तुम f(4) करोगे तो तुमको लगता नहीं इसके लिए कितनी चॉइस है? हाउ मेनी चॉइस दिस हैज, राइट? अच्छा ये ऑन टू फंक्शन भी है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि जो रेंज है, कोडोमेन है, उसके सारे एलिमेंट तुमको यूटिलाइज करने हैं, सारे। तो हर एक एलिमेंट एक ही बार मैप होगा, ध्यान रखना। एवरी एलिमेंट विल गेट मैप्ड वंस ओनली, राइट? हर वाई वैल्यू एक ही बार यूज होगी। तो तुम्हारे पास 3 के मल्टीपल देख लो ना कितने हैं, 3 से लेकर 18 तक 6 है ना, 6। तो तुमको लगता नहीं ये 5 एलिमेंट ये 6 में से किसी से मैप होंगे? 6c5 सही है, लेकिन इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं करोगे कि सर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करो। कोई 5 एलिमेंट चूज किए और वो यहां डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, सही। अब मुझे बताओ 5 एलिमेंट्स आर ओवर, डोमेन के 5 नंबर खत्म हो गए, अब बचे 15 नंबर। तो 15 नंबर डोमेन और 15 नंबर को डोमेन, क्या सीधा बोल दूं 15 फैक्टोरियल? सोचो, सीधा 15 फैक्टोरियल बोल दूं? अरे 15 ऑब्जेक्ट 15 प्लेस अरेंज करो, हो गया ना आंसर? मेरे ख्याल से बात समझ आई मैंने क्या किया। हाँ तो यही करना था, ऑब्वियसली यही करना था, तो आंसर यही तो है, और क्या है?
15 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल आंसर लिखा तो है। अरे एक मिनट, ठहरो ठहरो ठहरो, वेरी सैड, बी ऑप्शन भी सेम आ रहा है। अरे ए और बी दोनों दोनों सेम आंसर हैं। ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो इसमें जिसने बी टिक किया है उसको भी नंबर मिलेंगे, जिसने ए टिक किया है उसको भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों को नंबर मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल करवा दूंगा, अब कह के करवा दूंगा। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, अभी अभी करेक्शन करा दूंगा कि दोनों तरह के लोगों को मार्क्स दिए जाए, जिसने 11 का ए किया, जिसने 11 का बी किया है ना, दोनों को नंबर मिलेंगे। 13 तो इजी था भाई। अरे ऐसे केस में कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि वो तो एग्जाम के बाद में बोनस एंड ऑल ये सब होता ही है। और ये कोई हम खाली गलती थोड़ी करते हैं, आईआईटी एडवांस भी करता है और मेंस भी करता है, तो इसके लिए तो तुमको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, छोड़ने वालों को हो सकता है कुछ ना मिले कि सर वो बोनस किया ही नहीं उन्होंने, नहीं इसमें तो बोनस नहीं होगा ना, इसमें तो उसको नंबर मिलेंगे जिसने या तो ये ए या तो बी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेंगे, चिंता मत करो। राइट, 13 क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। इसमें ओरली -1/3 ये सब तुमको -1 देते रहेंगे, कब तक, जब तक -1 से भी छोटा नहीं हो जाता। तो यार -1/3 -2/3 ढूंढो कब आया, है ना, तो कभी नहीं आया। अरे अपॉन 100 है भाई, तो मेरे ख्याल से सोचो कि कहां तक जाएगा। 66 सोच के बताओ ना, ये 6.7 हुआ ना, कि सर 0.67, तो आई थिंक अप टू 66, गलत तो नहीं बोला, 0.6666, तो अप टू 66 तक तुम्हारा आंसर -1 चलेगा। गलत कह रहा हूं मैं? तो -1 -1 -1 हाउ मेनी टाइम्स, 66 टाइम्स। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? -1/3 नहीं, 66 नहीं, 67 टाइम्स। -1 -66 यहां तक। एक बार सोचो मैं क्या कह रहा हूं, यहां तक आंसर -1 आएगा। और स्टार्ट कहां से हुए थे? क्या सर स्टार्ट तो -1/3 से हुए थे ना, तो ये 67th नंबर हुआ ना, 67th नंबर। तो 67 टाइम्स -1 एंड रिमेनिंग टाइम्स -2, है ना, बाकी टाइम -2, तो -2 इंटू टोटल कितने नंबर थे? टोटल 100 नंबर थे, तो बचा कितना? 33। गलत लिखा है मैंने? बहुत इजी क्वेश्चन था ना, एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन। GIFX लिखा तो है, GIFX, क्या दिक्कत है? लिखा तो है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन nx नहीं लगा सकते, मतलब nx कौन सा? अरे वो फॉर्मूला तो कुछ और था, x/100, वो तो फॉर्मूला ही अलग था। ये अरे एकदम लल्लू क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही खत्म होने दो, बस हो गया सर। इसके लिए क्यों ज्यादा हाई फाई सोचते हो? हमारा एडवांस पेपर, यार देखो मैंने अभी, तुम लोग क्या डेवलप हो रहे हो, अब जैसे मैंने जो ड्रॉपर बच्चे हैं ना, उनका जो एडवांस पेपर बनाया है अभी, जो इस वीक में है, उसमें कुछ उसी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले हैं जैसे जेई में आए हैं। ठीक है ना, तो तुम्हारे में अभी तुम लोग क्या, मुझे पूरी आजादी भी तो नहीं दे रहे हो सारे टॉपिक्स की, तो पहले सारे टॉपिक्स की आजादी आने दो। और जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, उस पर मैं अभी टफ क्वेश्चन नहीं देता, टफ क्वेश्चंस आएंगे जब रिवीजन करेंगे, अभी नहीं, अभी तुम सीख रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी अभी की तुम चिंता मत करो यार। 14th क्वेश्चन राइट,
लेकिन एक आधा क्वेश्चन तो मैं ढंग का डाल ही देता हूं, है ना, कि कुछ एक तो ढंग के होते हैं। अब जैसे 14 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें तुमको सर्कल का रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट क्लिक करना था। टू सर्कल्स टच द लाइन, ये लाइन है 1,2 और 2,1 से पासिंग लाइन, कुछ भी बना लो यार, गलत बना लो। 1,2 2,1, ठीक। सर्किल पासिंग थ्रू टच द लाइन। ज्यादा मुझे डायग्राम बनाने के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, कि सर एक सर्किल कुछ ऐसा बन गया और एक सर्किल कुछ डिफिकल्ट एक उधर कहीं बन जाएगा, है ना, एक बड़ा सर्किल। अरे यार, कुछ भी बना लो यार, हटाओ। ये है वो 2 पॉइंट, सही। 1,2 2,1। तो अब एक्चुअली तुमको नोटिस करना था कि पैरेललोग्राम बोला उसने ए 1,2, ए बी सी डी, ए बी डी, ऑर्डर गलत हो गया लग रहा है, ए बी सी डी, है ना, ये ऑर्डर थोड़ा गलत हो गया यार, ये पॉइंट इधर होना चाहिए था, है ना, ये इसको इंटरचेंज करो आप। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देखते हैं ना। ए बी, सॉरी इसको क्या बोला था, ई, अरे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये मैं गलत बोल रहा हूं, हटाओ। तुम वापस चाहो तो चेंज कर दो कि सर नहीं वही रहने दो जो था पहले, ठीक, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ए ई, तो पैरेललोग्राम तो तुम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, मानते हो, ये जो कॉमन टेंजेंट है, सही है, मानते हो ये रेडिकल एक्सिस है, ये जो ए ई है ये रेडिकल एक्सिस है, इसे अगर मैं एक्सटेंड करूं ये पैरेललोग्राम का पॉइंट से आएगी, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, मुझे बताओ ये जो बी और डी का जो मिड पॉइंट है, क्या वो रेडिकल एक्सिस का पॉइंट होगा कि नहीं होगा। जिसको रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन पता है वो जानता है ना कि सर रेडिकल एक्सिस वो लाइन होती है जिसके हर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल आती है। जल्दी हाँ बोलो। तो मिड पॉइंट मैंने बोला था ना, अरे बोलो ना यार, हाँ, ये टेंजेंट का मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल लेंथ नहीं हुआ टेंजेंट का, तो ये जो मिड पॉइंट है ना ये रेडिकल एक्सिस का पॉइंट होगा। बस अब जिसको ये क्लिक किया उसका सवाल खत्म कि सर अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, आपने बी और डी दे रखा है, कहां चला गया, बी और डी नोन और कोऑर्डिनेट ऑफ सी पूछ रहे हो आप, ए बी सी डी, है ना। तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन, ये पॉइंट निकाल दो, ये निकाल लोगे, ये इंटरसेक्शन सॉल्व कर लोगे, आई थिंक इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज 3, और फिर ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी हुई है ना। बस अब खुद कर लेना कि सर इसकी मदद से ये कोऑर्डिनेट निकलेगा और ये कोऑर्डिनेट निकल गया तो 2:1 फॉर्मूले से ये कोऑर्डिनेट निकल आएगा एक्सटर्नल रेशियो से। आई विल यूज कि ए और सी का मिड पॉइंट ये पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूले से आई विल ऑब्टेन सी। जिसने नहीं पढ़ा उसको फिर सर्कल्स कहीं 11th के बैच में पढ़ लेना, जब 11th में पढ़ाया जाए, ठीक है ना, तो जब 11th में आए तब पढ़ लेना। ओके, अप टू 15 डन, अप टू 20
अप टू 20, जल्दी बोलो भाई यार, सारे मत पूछो यार पटेल, 15 पूछ रहा हूं। 15 को तो ओरल कर लेते हैं ना, कि x इंफिनिटी x साइन 1/x। एक x कॉमन निकाल लो। हाँ, ये तो ओरल था कि सर x कॉमन निकाल लो, x साइन 1/x -1, वो x बाहर आ गया, वो x को नीचे डाल दो, 1/x प्लस मॉड x अपॉन x। सही मानते हो? ये क्वांटिटी या तो -1 है या +1 है, लेकिन आपका x प्लस इंफिनिटी है, तो प्लस इंफिनिटी होने की वजह से ये 1 हो गई कि सर ये 1 है, ये 1, ये 0। मानते हो? ये 1, इस पर लगाओ सर साइन थीटा अपॉन थीटा, अरे थीटा 0 आ रहा है, दिमाग लगाओ, साइन 1/x अपॉन 1/x, x यहां से हटा दो। कुछ आया समझ में? 1 -1 0, नीचे 0 + 1, आंसर इज 0। ठीक है अरविंद, अब वो कैलकुलेशन तुम देख लो यार, है ना, कि पिछले का आंसर क्या था। मैंने तुमको आइडिया बता दिया था कि ये पॉइंट निकाल के फिर 2:1 एक्सटर्नल रेशियो से सी निकाल दो। 17 एंड 19, यार 17 में क्या दिक्कत हो गई? कुछ भी पूछ लेते हो यार, इतना अच्छा लिमिट पढ़ाया और तुम इतने लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। ये 0/0 फॉर्म तो बन रही है ना, x को √π रखने से, हाँ 0/0 बन रहा है। तो नीचे तुमको प्रोडक्ट इनटू सम की फीलिंग नहीं आ रही कि सर 2 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट इनटू सम लिखते हैं, साइन 3x² प्लस साइन x²। जब गलत हो जाए तो बता देना। प्रोडक्ट इनटू सम सही लिख दिया मैंने। अब तुम समझ रहे हो कि सर मैं तो सिमेट्री से सोचता हूं, 2 cos x²/2। कुछ प्रॉब्लम कर दिया मैंने क्या? नहीं ना, साइन माइनस कॉस, ठीक है। अरे रुको यार, रुको 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 रुको, ठहरो, पहले डायरेक्ट नहीं हो पाएगा ना ये। इसको भी हाफ एंगल कन्वर्ट कर दो। वैसे ठीक जा रहा था मैं सही जा रहा था, रुक जाओ, अननेसेसरी कंफ्यूज हो गया, ठहरो ठहरो, बेमतलब एक लाइन खराब हो गई। साइन 3x² साइन x², ठीक है, और कॉस 2 cos, नहीं नहीं नहीं, 2 cos, ठीक है। सबको 0 एंगल बनाओ, सबसे पहले 0 एंगल बनाओ कि सर पाई माइनस थीटा। जब गलत कर दूं तो बता देना। ये सही है, पाई माइनस थीटा। वैसे तुम लोग इस सब चीजों से बचना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते थे। इसी तरह से जो कॉस है, अब मुझे एक बार डायरेक्टली करने दो, ये 3π/2 बन रहा है, 3π/2 को 0 एंगल बनाओ। तो 0 एंगल बनाने का तरीका, साइन 3π/2, साइन 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। आई थिंक यहां प्लस लगेगा, है ना? अब सही है, सही लिख दिया ना मैंने, साइन 3π/2 थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा ही लेते हैं। कॉस π/2 बन रहा है, और तुम जानते हो मुझे 0 एंगल अच्छा लगता है। साइन π/2 माइनस x² बाई 2। कुछ गलत हो तो बताते जाना मुझे, है ना।
साइन ऑफ दिस 2 पाई स्क्वायर, सॉरी ओनली 2 पाई, साइन 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2x²। तो आई थिंक साइन 2 पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस आ गया। एंड व्हाट एल्स, कॉस स्क्वायर, कॉस पाई। जो टर्म जीरो नहीं है उस पर मैं दिमाग नहीं लगाऊं ना कि सर कॉस स्क्वायर पर आप एकदम दिमाग खर्च मत करो, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा। ये कॉस स्क्वायर पाई बन गया, माइनस कॉस स्क्वायर पाई -1 का स्क्वायर +1, ये +1 बनेगा, ठीक है। और चलो लिख ही लेता हूं, हटाओ, सबको 0 बना ही देता हूं, हटाओ, देखा जाएगा। सारे एंगल 0 क्रिएट कर लेता हूं। पाई माइनस थीटा, देखना मैंने एक्सप्रेशन सही लिख दिया, सही। अब ये सब 0 एंगल बन गए ना, तो डिवाइड बाई पाई माइनस x² से क्वेश्चन हो नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है हो गया क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हो गया कि सर डिवाइड बाई पाई माइनस x², डिवाइड बाई पाई माइनस x², छोड़ दो भाई, अब हो गया डिवाइड बाई पाई माइनस x², डिवाइड बाई पाई माइनस x²। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, ये सीधा आंसर दे रहा है। आई थिंक यू विल नाउ गेट द आंसर। सीधा साइन थीटा अपॉन थीटा लगाते चले जाओ, गॉट द आंसर, ठीक है। हाँ ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट। बाकी जो लोग थीटा पुट करके कर रहे थे कि सर सब्सटीट्यूशन से कर दीजिए, है ना, रूट पाई प्लस थीटा इक्वल टू एक्स, और फिर थीटा टेंडिंग 0 पे जाके सवाल कर दो, एक ही बात है। मैंने ठीक, अप टू 20 डन, जल्दी बोलो, अप टू 20, अप टू 20 ओवर, है ना। बस एक ये 18th क्वेश्चन अच्छा था तुम लोगों ने लेकिन पकड़ लिया ना 18th को। यार 19 तो मत पूछ यार, 19 तो एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन था। तुम डिफरेंशिएट करके पावर को देख लो, 19 जो पूछ रहा है वो सिर्फ पावर पर वर्क करे, पावर पर, कि सर x³ माइनस 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट कीजिए, 3x² माइनस 3 आया, है ना। तो मानते हो मेरा जो इंटरवल है -∞ से -1, उसमें 3x² माइनस 3, मानते हो ये इंक्रीजिंग आएगा। जल्दी से हाँ बोलो, एग्री करते हो कि 3x² माइनस 3 इज इंक्रीजिंग। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब क्यूबिक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सबसे छोटी वैल्यू -∞ पर आएगी। तो -∞ पे तुम क्यूबिक आराम से निकाल दोगे कि सर वो x³ को बाहर निकाल लीजिए, तो उससे पता पड़ जाएगा कि आपका जो क्यूबिक है वो -∞ को टेंड करेगा, और e की पावर -∞ 0, ठीक। और फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग है, पावर इंक्रीजिंग है, तो -1 पुट करके हाईएस्ट वैल्यू, तो -1 पुट कर दो, तो -1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आया, 4। तो मानते हो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसकी वैल्यू e की पावर 4, मतलब आंसर था इसका 0 से e की पावर 4। तो मानते हो दिस इज फंक्शन इज इनटू फंक्शन, और ये 1 1 है क्योंकि मैंने तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बता दिया ना कि यार पावर अगर थ्रू आउट बढ़ रही है तो e को एक इंक्रीजिंग पावर दो तो वो इंक्रीजिंग ही होता है, समझ गए। और या फिर तुम पूरे e की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो कि सर e की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर इनटू दैट क्वाड्रेटिक। तो आई प्रूव्ड कि योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन तो अब जेई बहुत दे रहा है यार इनवर्स के। तुमको tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा लेने का मन नहीं किया? अब देखो तुम कह रहे हो ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आ रहे हैं, तो tan इनवर्स रूट एक्स को अगर मैं थीटा ले लूं, है ना, तो खत्म सवाल कि सर वो cos इनवर्स
और थीटा बिलोंग किसको कर गया, एक्स पॉजिटिव, तो 0 से π/2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई, थीटा बिलोंग टू। तो आई थिंक कॉस इनवर्स के अंदर बना 1 माइनस tan स्क्वायर, tan इनवर्स रूट एक्स को थीटा बोला था, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो cos 2 थीटा, 2 थीटा 0 से पाई, था ना इजी क्वेश्चन कि सर cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा तो 0 से पाई है, तो दैट डायरेक्टली इक्वल टू 2 थीटा ओनली, है ना लल्लू क्वेश्चन कि सर ये तो tan इनवर्स रूट एक्स, एकदम बेकार क्वेश्चन दे दिया आपने तो, π/4। कुछ लोग समझ गए, रूट एक्स की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू इज 1, सिंगल आंसर 1। 18 क्वेश्चन तो लोगों ने ओरल निपटाया है कि सर ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मुझे ओरली दिख रहा है, और सबको पता है कि अब अगर मैं सब्सटीट्यूशन करता 18 में, तो मैं x को tan थीटा कभी नहीं बोलता, मैं बोलता tan इनवर्स x टू बी थीटा। तो जैसे ही मैंने tan इनवर्स x को थीटा बोला, अब ओरल मन में करो कि सर tan इनवर्स x को थीटा बोलने से आपका थीटा माइनस π/6 से π/6 लाई करेगा, सही। फिर ये जो एक्सप्रेशन है ये tan 3 थीटा बन गया। अब मुझे बताओ tan 3 थीटा, एग्री करते हो, 3 थीटा माइनस π/2 से π/2 है। अरे अभी भी तुमने मुझे थीटा बोला था माइनस π/6 से π/6, तो 3 थीटा माइनस π/2 से π/2। तो मुझे बताओ एक बार में सवाल खत्म कि सर माइनस π/2 से π/2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, सोचो, है ना। और ये ऑन टू भी है, इसकी रेंज पूरी ऑल रियल आएगी। tan को इनपुट माइनस π/2 से π/2 मिल रहा है, tan 3 थीटा गोइंग फ्रॉम माइनस π/2 से π/2, और माइनस π/2 से π/2 में tan स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और इसकी रेंज r भी है। चलो इंटीजर अप टू 5 क्विकली, अप टू 5 एनी डाउट? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस ऐड होगा भाई, जो सिलेबस है वो सिलेबस तो मेंटेन रहेगा कि सर उसमें तो कोई कटौती है नहीं, है ना। और जो 12th के टॉपिक हैं, तुम जानते हो सर 12th के टॉपिक बढ़ जाते हैं, है ना। तुमको सिर्फ 11th के टॉपिक पर सोचना है, तो 11th में क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस ऐड कर दिया। यार कितने सारे पूछ लिया तुमने, 1, 5, 1 तो देखो तुम लोगों को दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि अगर तुमने नहीं पढ़ा है मुझसे, तो ये क्या है ना, ये मैं एक पैरेललोग्राम का एरिया प्रूव कर देता हूं, तो मैं उस चीज को यूज करूंगा डायरेक्ट। मैंने इसको क्लास में करा रखा है कि अगर पैरेललोग्राम के चारों साइड्स की इक्वेशन है, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक y इक्वल एम एक्स प्लस डी, तो उस पैर और दूसरा y इक्वल टू एम डैश एक्स प्लस कुछ नाम दे दो ना, e, और एम डैश एक्स प्लस एफ, तो वो एक फॉर्मूला मैंने प्रूव कर रखा है क्लास में, ठीक है। तो उस फॉर्मूले का सीधा यूज है कि कांस्टेंट का डिफरेंस, तो जिन लोगों ने नहीं किया भाई वो लोग साइलेंटली देखें कि हाँ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, c माइनस डी इंटू अगला पैरेलल साइड, अगला पैरेलल साइड भी c माइनस डी दिया ना, c माइनस डी अपॉन m1 माइनस m2 a माइनस b, ये प्रूव किया हुआ फॉर्मूला है। अच्छा ABCD में किसी को भी ऑर्डर कुछ भी मान लो यार, कि सर ABCD में कुछ ऑर्डर मान लो ना, ए बड़ा है B से, क्या दिक्कत है। तो अगर मैं इस साइन को हटा दूं चलेगा कि सर मॉड रहने दो आप, इज इक्वल्स टू कितना एरिया है, 18। अब अगले पैरेललोग्राम पर जाओ, ठीक है। हाँ तो जो लोग जानते हैं उनको सही है कि सर कांस्टेंट का डिफरेंस c प्लस डी, अगले में भी कांस्टेंट का डिफरेंस c प्लस डी, और स्लोप का डिफरेंस a माइनस बी। दिस इज द एरिया ऑफ नेक्स्ट पैरेललोग्राम विच इज 72। तो अब तो तुमको मैनिपुलेशन करनी है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया,
इसमें मत तकलीफ में आना कि सर आप वो प्लस माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हो। अरे किसी को भी बड़ा मान लो यार, सी और डी में किसी को भी बड़ा मान लो कि सी इज बिगर। नहीं, अभी मैं प्रूविंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, है ना। जिसको भी पढ़ना होगा वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस के दौरान देख लेगा, है ना। 1/4 1/2 सही है कैलकुलेशन मेरी, सही है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से कंपोनेंडो डिविडेंडो से सी अपॉन डी आ गया। दोनों को जोड़ दो और नीचे घटा दो, दिस माइनस दिस, 2 - 1 और ऊपर दोनों को जोड़ दो 3। इज इट क्लियर। अब C = 3D, पता नहीं मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं कि नहीं। तो C को 3D यूज करने से A - B आ गया, 3D - D 2D, 4D स्क्वायर, 2D स्क्वायर बाई 9 आ गया। कैलकुलेशन ठीक है मेरी, है ना। हाँ हाँ, क्यों 11th वालों को तो पढ़ाई दूंगा ना यार। 11th की क्लासेस चिंता मत करो, दिसंबर एंड तक 11th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। यहां तक ठीक। एंड व्हाट एल्स, इतना ही हुआ ना। तो ABCD पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अब यहां से करते जाओ। यहां से तुमको लगता नहीं कि सर A और B दोनों इंटीजर है, तो D को क्या होना पड़ेगा, D को कुछ 3 का मल्टीपल बोलो कि सर D शुड बी, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, चाहो तो कैलकुलेशन एक बार देख लो। तो D को कुछ 3K होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल। ऐसा करने से A - B आ गया 9K स्क्वायर। पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है। कैलकुलेशन ठीक है मेरी, 9K स्क्वायर, है ना। तो अब तुमको लगता नहीं सर वैल्यू पर सीधा स्ट्राइक करो। C जो है C 9K हो गया, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मुझे लगता है D को ले लेते हैं 3, सबसे छोटा। C को ले लेते हैं 9, इससे छोटा नहीं आएगा ना। अब A - B, तुमने K को कितना लिया था, 1 लिया था ना, तो A - B is 2, तो A - B is 2। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 3 and 1 बोल दूं क्या कि सर 3 and 1, सोचो सोचो। कैलकुलेशन अगर मैंने सही किया है तो ये आ रहा है, सही है ना आंसर। तो ये थोड़ा सा तुम्हारा हिट एंड ट्रायल चेक कर रहा था कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर ABCD सेटिस्फाइंग कंडीशंस, ठीक। तुम तो जानते हो वैसे भी कि सर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, अननोन ज्यादा है, तो आंसर तो इनफाइनाइट होंगे, है ना। लेकिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने आपको आंसर बता दिया कि सबसे छोटा आंसर क्या होगा। एक कोई कौन सा पूछा था, 4th का पूछा था ना ओरल, यार 4th तो स्टैंडर्ड PNC क्वेश्चन है। 4th में मैं क्या मदद कर दूं, प्राइजेस आइडेंटिकल, A पार्ट, M की वैल्यू, एटमोस्ट 1 प्राइज ए कैंडिडेट में रिसीव। इसका मतलब हर कैंडिडेट को 1 प्राइज मिलेगा या 0 मिलेगा। तो सीधा है कि सर 3 प्राइज हैं, उसके लिए कोई 3 कैंडिडेट ढूंढ लो, क्योंकि वो जो 3 प्राइज है ना वो 3 लोगों को जाएंगे, ठीक है ना। तो बस तुम सेलेक्ट कर लो कि सर कोई 3 आदमी सेलेक्ट कर लिए, 10C3। अब मानते हो 3 फैक्टोरियल मत करना क्योंकि प्राइजेस आइडेंटिकल है, यू ओनली सेलेक्ट 3 पर्सन। तो इसी का आंसर मानते हो नीचे जो n लिखा था, n भाई m और n को एक साथ निपटाओ ना कि सर m की वैल्यू सिर्फ 10C3 होगी और जो n है वो 10C3 इंटू 3 फैक्टोरियल होगा। सोचो। और अब मुझे लगता है बी पार्ट तुम कर लोगे ना कि कैंडिडेट में रिसीव अप टू 3। इसका मतलब है किसी भी कैंडिडेट को 0 ऑब्जेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट सब अलाउड है। तो उस केस में तो
3 alike ऑब्जेक्ट 10%, तो क्या करते हैं 3 + 9 C9, तुमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ alike ऑब्जेक्ट पढ़ा होगा, राइट। और इसी का जो बी पार्ट था, हर प्राइस को 10 ऑप्शन, 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन 10 ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ब्लैक बुक एंड ऑल ये सब मैं काफी हद तक डिस्कस कर दूंगा, तुम अभी बस ये मेक श्योर करो कि तुम जो होमवर्क है ना मेरा, वो पूरा ऑनेस्टली कर पाते हो, क्योंकि चाहे ब्लैक बुक करो, चाहे पिंक बुक, चाहे येलो बुक, सब कुछ क्लास के किए हुए जैसा ही होगा, है ना। हर जगह मैं तुमको यही रेफरेंस देता रहूंगा कि देखो ऐसा सवाल किया था ना हमने शीट में, तो इसलिए जो शीट है ना उसमें बहुत थॉरो होना। यार 5 क्यों पूछ रहे हो यार, 5 तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन लग रहा है, ये मेरी बताने की इच्छा नहीं हो रही है ना कि सर ये तो घिसा पिटा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x को थीटा लेकर के 3 केस में टूटेगा। बताओ, ये सब मैंने क्लास में नहीं करा दिया कि सर इसको थीटा लीजिए तो 2 थीटा बन गया, साइन 3 केस बनेंगे, ये तो क्लास में करा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। तो योर f ऑफ x इज गोइंग टू बी सिंप्लीफाइड 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 का मतलब है थीटा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, माइनस इंफिनिटी से -1। तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। और इन दैट साइन माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 इंटरवल में माइनस पाई माइनस एक्स होता है ना, माइनस पाई माइनस एक्स, हाँ, तो ये -पाई -2 tan इनवर्स है, ये आया। और फिर -1 से 1 इट इज 2 tan इनवर्स एक्स। कहा था ना कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करके किया करो। 26 बिल्कुल अजीब नहीं था, चिंता मत करो, बहुत इजी था 26। और फिर 1 से इंफिनिटी इट इज पाई -2 tan इनवर्स। तो ये था फंक्शन। अब नंबर ऑफ वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर fx इज डिसकंटिन्यूअस, तो यार जब GIF fx डिसकंटिन्यूअस तभी होता है जब ये क्वांटिटी इंटीजर बनेगी, है ना। तो तुम इसमें इंटीजर नहीं सोच सकते कि सर ये -π/2 से -π/4, अरे वो पूरा इंटरवल तुमने बताया था मुझे कि सर -π से -π/2। इस क्वांटिटी की रेंज में जो इंटीजर होगा ना वहां डिसकंटिन्यूटी है। जल्दी सोचो, इस क्वांटिटी की रेंज नहीं दिख गई तुमको? हाँ बोलो यार। -π/2 से -π/4 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करो, -π/2 से -π/4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +π/2 से पाई, -पाई ऐड कर दो, तो -पाई ऐड कर देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी -π/2 से 0, -π/2 से 0 में समझ पा रहे हो कि इंटीजर वैल्यू कौन सी है? आई थिंक एक इंटीजर है विच इज -1। तो मानते हो एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल गया कि सर एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यहां मिल गया। इसी तरीके से ये क्वांटिटी -π/2 से π/2 है, तो -π/2 से π/2 में कौन कौन से इंटीजर आ गए? एक -1 आ गया, एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। तो अब कर लोगे कि सर जो जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां वहां ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये तुमको 3 पॉइंट दे गया।
एक ये देके गया, 3 ये देके गया। अभी अभी मैंने इंटीजर्स बोले ना, अरे -π/2 से π/2 भाई, तो -1 0 एंड 1, 3 इंटीजर्स मतलब 3x, और यहां पर सिर्फ एक ही इंटीजर था -1, तो एक, मुझे ऐसा लगता है यहां भी एक ही इंटीजर आएगा। डन। तो 3 1 1, 5 डिसकंटिन्यूटी। तो मेरे ख्याल से उतने भी आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा तो मेंटेन कर ही रहा हूं। इवन तुम्हारे मेंस के पेपर भी ठीक ही ठाक बन रहे हैं। 26 क्वेश्चन अजीब सा नहीं था, तुमको लगता नहीं सर ये रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, ये तो वाई मान के किए जाते हैं ना। याद करो कि इसको कुछ वाई मान लिया, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स, ये तो तुमने पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चंस। तुमको लगता नहीं कि सर ये क्वांटिटी ये भी तो वाई हुई, isn't it equal to y? x plus y under root is y. Now solve for y. तो y square minus y minus x is 0. तो I get y बराबर 1 plus minus under root 1 plus 4x by 2। लेकिन मानते हो, देखो x नेगेटिव तो है नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x टेंडिंग टू, मतलब x पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ये क्वांटिटी 1 को एक्सीड हो गई, तो अगर तुमने 1 माइनस लिया तो तुमको लगता नहीं ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन तुम समझदार हो कि सर y तो पॉजिटिव है, तो y कैन नॉट बी 1 माइनस, y इज ओनली 1 प्लस। तो क्या अब इस क्वेश्चन में कुछ दम बचा कि वो जो इतना हाई फाई सा अंडर रूट के अंदर अंडर रूट था वो इसके बराबर है ना। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, और अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा। दिस इज योर प्रॉब्लम। आई एम श्योर कि अब तुम कर लोगे। बताओ अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, एग्री। अप टू 30, अब तो इजी है यार, अब तो खत्म करो। अप टू 30 फिनिश्ड, कि सर सब किए हुए टाइप के क्वेश्चंस थे, है ना। 10th मतलब लास्ट। यार ये कितने बार करोगे इस क्वेश्चन को, दो तरीके से बता रखा है। 29 एंड 30। 29 थोड़ा पेशेंस चाहिए था 29 में, है ना। देखो 30 तो तुमको याद है कि सर इसको आपने एक तो सैंडविच थ्योरम, देखो हमारे यहाँ भी सैंडविच थ्योरम आती है और आईआईटी में भी सैंडविच थ्योरम आती है। सही है कि यार एक हम लोग भी टेस्ट में सैंडविच थ्योरम पूछ रहे हैं। GIF इज बिटवीन x-1 एंड x, कुछ याद आया? तो इसको ओरल निपटा दिया कि सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, मानते हो nn+1 2n+1 बाय 6 अपॉन n क्यूब। तो तुमको ओरली दिख गया कि सर ये तो 2/6 आ गया। और वो जो माइनस टर्म थी, तुमने कहा था ना सर x-1 और x के बिटवीन, तो वो एक साइड तो सम यही आ जाएगा कि सबको जोड़ेंगे, x को जोड़ेंगे तो यही आएगा जो मैंने बोल दिया, nn+1 2n+1 बाय 6 इंटू ये साइन x, ये जो भी है e की पावर x, ठीक। और मोर देन x-1 को जोड़ोगे तो तुम समझते हो कि सर यही सम आएगा, nn+1 2n+1 बाय 6 इंटू e की पावर x, और 1 1 1, तो वो -n नहीं हो गया। तो जब हम डिवाइड बाई n क्यूब करेंगे तो वो -n अपॉन n क्यूब तो 0 हो गया। तो समझ में आ गया कि सर 2/6 आंसर आ गया। 2/6 मतलब 1/3, है ना। और उसके साथ में e की पावर x है। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर ये डबल लिमिट का क्वेश्चन जो हम लोग नहीं लगा पाते हैं, पहले लिमिट n पर लगी तो ये रिजल्ट आया, अप्लाइंग लिमिट ओवर n, मानते हो ये रिजल्ट आया लिमिट n पर लगाने के बाद। सबका आया कि नहीं आया? और अब तुम लिमिट x पर लगा दो, x टेंडिंग 0, आंसर इज 1/3। हाँ बोलो भाई।
गॉट इट। ठीक, इसको मैंने फ्रैक्शन से भी बताया था, कुछ लोगों को याद होगा कि सर आपने जीआईएफ को x माइनस फ्रैक्शन बोल दिया था और फिर फ्रैक्शंस का सम अपॉन एन क्यूब, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन का सम अपॉन एन क्यूब, तो वो जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का सम वो एन क्यूब के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। सही है ना, समझ गए। 9th क्वेश्चन में भाई बहुत पेशेंस चाहिए। x की पावर 11, अरे इसमें बड़ा केस बनाना पड़ा था पता है इसमें तो, लेकिन मैंने जानबूझकर दिया क्योंकि अब क्या है ना, आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, दोनों ही जगह तुम्हारा पेशेंस बहुत टेस्ट होता है। तो मैंने कहा यार मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस देने चाहिए ताकि तुम्हारी हैबिट में आ जाए कि सर हमारी तो हैबिट है ऐसे सवालों को करने की। ठीक है, तो पावर 11 चाहिए ना, तो सोचो पावर 11 के लिए केस। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 12 तो ले ही नहीं सकते, पावर 8, x की पावर 8। तो अगर यहां से तुमने पावर 8 लिया मतलब 12c2 इंटू 2 की पावर 10, मानते हो ये x की पावर 8 आ गया। अब x की पावर 8 ऐसे करता हूं, यहां से पावर 8 निकालेंगे, फिर यहां से पावर 3 निकालेंगे और यहां से पावर 0 निकालेंगे। 8 3 11। ठीक, अब 8 को मेंटेन करते हुए कोई और कॉम्बिनेशन तो है नहीं कि सर 8 तो फिनिश, तो चाहो तो ये वाला केस निपटा देता हूं। यहां से पावर 3 7c6 बोलो या 7c6, है ना, गलत बोल रहा हूं। एक्स क्यूब की पावर 1 माइनस 1 की पावर 6, और ये बेचारा तो पावर 0 मतलब 4c0। कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? तो ऐसे मेहनत रगड़ने वाला क्वेश्चन था ये टोटल कि सर अब इसकी पावर 4 लेते हैं। पावर 4, तो अगर ये पावर 4 है तो पावर 6 संभव नहीं है, पावर 3 संभव है, 4 3 7 है ना, 4 3 7 एंड 4। गलत लिख दिया क्या मैंने? मानते हो इसके अलावा और कोई केस यहां से नहीं चलेगा कि सर पावर 0, पावर 3, पावर 6, पावर 9, नहीं। तो ये 4 का केस भी खत्म हो गया, है ना। तो लिखते जाओ कि यहां से पावर 4 चाहिए, का मतलब है 12c1 2 की पावर 11। सही जा रहा हूं ना मैं? फिर यहां से एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब तो तुमने अभी अभी लिखा था, एक्स क्यूब अगेन दैट इज 7c6 माइनस 1 की पावर 6, और फिर यहां से पावर 4 चाहिए, तो ये 4c2 हुआ ना, 4c2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अभी केस खत्म नहीं हुए, और केस है। अब ये 0 कि सर ये पावर 0 है ना, तो अब इसे 0 करके तुमको 11 चाहिए ना, तो ये तो इवन है, तो यहां से ऑड, ऑड प्लस इवन, तो यहां से पावर 9, यहां से पावर 2, या फिर यहां से पावर 3। समझ पा रहे हो ना, 3 और इधर 8। बस मेरे ख्याल से इतने ही केस होंगे ना, तो काफी, बस इतने ही तो है, और कोई केस थोड़ी बचा है। बताओ सारे केस मैंने कवर कर दिए कि नहीं, या कोई केस छूटा है? नहीं ना, कोई केस नहीं छूटा, तो बस अब ठीक है। पावर 0 का मतलब है 12c0 2 की पावर 12, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ये है ना। फिर ये 0, यहां से 3, ये वाला केस 9, 9 का मतलब है 7c4 एक्स क्यूब की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4। दिमाग में जा रहा है ना? 9 इज डन, और पावर
पावर 2 का मतलब है 4c1, 4c1 एक्स स्क्वायर की पावर 1। मेरे ख्याल से मैं काफी पेशेंस रख पा रहा हूं। प्लस लास्ट केस वो तो 0 है, मतलब 12c0 अगेन 2 की पावर 12, और ये 3 तो यहां डाल रखा है सर, 7c6 माइनस 1 की पावर 6, ये रहा 3 और ये रहा 8, एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 4 मतलब 4c4। ये था आंसर। गॉट इट यार? ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी मेंस एंड एडवांस में आ रहे हैं। ओके, तो वो फील लेके चलो ना कि सर कैलकुलेशन की आदत मेंटेन। ठीक, चलो भाई, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, वन मोर केस। कौन सा केस छूट गया मुझसे? एक सेकंड रुको रुको, कोई कुछ कह रहा है। ये 434 लिखा तो था, कौन कह रहा है 434 का? सर वन मोर केस, वो ऊपर लिखा तो था, तुमने देखा नहीं? तुमने मेरी आदत को पकड़ा ही नहीं। मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा था, ठीक है ना? A5 434 इज ऑलरेडी डन। चलो भाई, बाय, जय हिंद। डिफरेंशियबिलिटी की शीट सॉल्व करो अब तुम लोग, ठीक है? सॉल्व डिफरेंशियबिलिटी शीट कंप्लीटली। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा मैं, लेकिन उसके अगली क्लास से डिस्कशन शुरू करूंगा।